नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के टॉपिक रहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में अवेलेबल है और इन तीनों से काफी सारे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। रैंक के बारे में हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप रैंक निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगी आपको वीडियो, ठीक है। और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक पढ़ेंगे। कुछ ऐसी रैंक की प्रॉपर्टीज हैं जिनसे कि प्रश्न आने की संभावना रहती है, इनसे काफी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे एंड क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे। उसके बाद ही आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड क्रेमर थ्योरम पढ़ना उचित रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरूर वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और हमेशा कॉपी पेन साथ में रखें क्योंकि यहां से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों रैंक की, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि इसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है और इसका ऑर्डर मान लेते हैं अगर n है। अगर इसका ऑर्डर n है तो इसकी रैंक भी दोस्तों क्या होती है, n के बराबर होती है। बहुत सिंपल है, अगर आपको रैंक की डेफिनेशन आती है तो आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मैट्रिक्स A है, अगर उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आता है यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, तो उसकी रैंक भी क्या होती है, n होती है। यही तो रैंक की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया यानी कि अगर ये सिंगुलर बन गई, अगर इसकी सिंगुलर बन गई तो जो रैंक ऑफ ए है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, n से लेस हो जाएगी, यानी कि उसकी जो रैंक है वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 4, यानी कि 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर 0 नहीं आता है यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसकी रैंक क्या होगी, 4 के बराबर होगी। अदरवाइज अगर ये 0 के बराबर आ जाता है यानी कि सिंगुलर हो जाता है तो जो रैंक ऑफ ए है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 4 हो जाएगी, ठीक है। तो वो 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख रहे हैं क्योंकि कई सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं, आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। इस समय पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो यहां पर हम बात करते हैं रैंक ऑफ A की, तो रैंक ऑफ A क्या हो सकती है दोस्तों, रैंक ऑफ A इन दोनों में से जो मिनिमम है उसके बराबर हो सकती है या फिर उससे लेस होगी, ठीक है। यानी कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि रैंक ऑफ A एटमोस्ट, ठीक है, अधिकतम हो सकती है इक्वल्स टू m और n, मिनिमम ऑफ m और n, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिए कि भाई जैसे मान लेते हैं हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, तो भाई जो रैंक ऑफ A है वो इन दोनों में से जो मिनिमम है, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 3 है, ठीक है। तो 3 या 3 से कम हो सकती है, ठीक है। और इसके पीछे का भी दोस्तों मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी की भी रैंक निकालना चाहते हैं, एक ही रैंक निकालना चाहते हैं, तो हम उसकी क्या करते हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालते हैं। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, देख लीजिए आपके पास 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी सब मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे स्क्वायर, इसमें से जो निकलेगी वो 3 क्रॉस 3 की निकल सकती है ना। तो 3 क्रॉस 3 की एक मैक्सिमम ऑर्डर की से स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकल सकती है, तो अगर उसकी रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 ही हो सकती है या फिर 3 से कम होगी, ठीक है। अगर ये जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स मान लेते हैं B है, अगर इसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है लाइक दिस की यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसकी रैंक अपने आप ही क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी, रैंक ऑफ A क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ऐसे एमसीक्यू आपसे बन सकते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्टली इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। मतलब कि आपके पास एमसीक्यू बनाएंगे और इस टाइप की फॉर्म आपको दी हुई होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगली जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों जो कि जीरो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रखना कि आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स है तो द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। रैंक ऑफ जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज टेकन एज 0, ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टीज है,
अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लेते हैं अगर ये n ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ in हमेशा किसके बराबर होती है? n के बराबर होती है। ठीक है, बहुत इजी है। मान लेते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है, तो कैसी होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब दोस्तों जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो अभी हमने ऊपर वाला क्राइटेरिया पढ़ा कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, उसका ऑर्डर n है, तो उसकी रैंक भी क्या होती है? n के बराबर होती है। तो आपको पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं आता, वो हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी क्या होती है? रैंक होती है। तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो उसकी रैंक भी कितनी होगी? 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो जितना उसका ऑर्डर होगा वही क्या होती है? उसकी रैंक होती है, और उस पर रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है और आते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियरली हो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टीज दोस्तों जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको अगली प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स की रैंक पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज, इट डज नॉट अल्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल कौन सा था? इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या करते थे? इक्लोन फॉर्म में क्या करते थे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो इक्लोन फॉर्म आ जाती थी, तो उससे ही हम क्या करते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जिसको आप ध्यान में रखेंगे, दैट इज नोन एज अ नलिटी। ठीक है, कभी कभी इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि नलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि नलिटी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे नलिटी ऑफ मैट्रिक्स? बहुत सिंपल है। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n। ठीक है, मान लेते हैं ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m, या m मान लो या n मान लो। ठीक है, तो नलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नलिटी ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होती है, मान लेते हैं रैंक ऑफ ए आती है, रैंक ऑफ ए मान लेते हैं n आती है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर है ए का, ऑर्डर ऑफ ए है, उससे अगर आप रैंक ऑफ ए को माइनस कर देंगे तो उसी को क्या बोला जाता है? नलिटी ऑफ ए बोला जाता है। ठीक हो गया, तो नलिटी ऑफ ए एक्चुअली क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। सिंपल है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आपने ऑर्डर ऑफ ए अगर आपका m है और इसकी रैंक n आती है, तो क्या हो जाएगा? m माइनस n के वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नलिटी सिंपली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक, कभी कभार क्या हो सकता है कि जो ऑर्डर ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए है वो दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में नलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए किस केस में 0 होगी? मान लेते हैं हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। तो दिमाग लगाइए यहां से, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो इस केस में जो इसका ऑर्डर है वही इसकी क्या होगी? रैंक होगी। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि इसकी जो नलिटी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो इसका ऑर्डर है वही दोस्तों क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी। तो उस केस में नलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से एक थ्योरम क्या निकल कर आता है कि नलिटी ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नलिटी ऑफ ए है वो m माइनस n के बराबर होता है। m इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड n इज अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एंड इन केस ऑफ matrix which is non-singular, that case nullity will be always equals to 0। m minus n किस केस में होगा? वो जब आपकी जो मैट्रिक्स है, जब आपकी क्या होगी? वो सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहां से आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला जो कि इंपॉर्टेंट है, अगली प्रॉपर्टी भी यहां पर मैं लिख लेता हूं। अगली प्रॉपर्टीज है, देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए
ठीक है। और इसको मैं अगर दोस्तों किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, तो उससे इसकी रैंक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को मैं मान लेते हैं बी ए, यानी कि प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी कि बी को आप आगे से मल्टीप्लाई करें तो प्री मल्टीप्लाई, पीछे से मल्टीप्लाई करें तो क्या कहलाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई कहलाएगा। जब आप इनसे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मैट्रिक्स की रैंक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से आप प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, इससे इसकी रैंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, सेम ऑर्डर की हैं। अगर ये सेम ऑर्डर की होगी तभी जाके इनका एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आपने दोस्तों इन दोनों को ऐड कर दिया, तो अगर आप मान लेते हैं इनकी रैंक को निकालना चाहते हैं, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनकी सम का अगर आप रैंक निकालने चाहते हैं तो वो उनके अलग अलग सम के रैंक के यानी कि उनकी अलग अलग रैंक के सम से हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, लेस या उसके क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जो बताई थी कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई इनका पॉसिबल है, यानी कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दे आर कंपेटिबल टू मल्टीप्लिकेशन। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो रैंक ऑफ ए बी है, रैंक ऑफ ए बी यानी कि जिन को मल्टीप्लाई दोस्तों हम जब करेंगे वो आपका क्या होता है, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कम इनटू रैंक ऑफ बी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि आपने सिंपली देखना है कि ए और बी मैट्रिक्स हैं, मान लेते हैं ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी का ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की रैंक निकालेंगे, जो भी इन दोनों के रैंक आएगी तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, ठीक है, उसके या तो ये बराबर होगा या तो उससे लेस होगा। सिंपल सा थ्योरम है। मान लेते हैं इसकी रैंक कुछ भी आती है, R1 आती है, इसकी रैंक R2 आती है, तो रैंक ऑफ जो AB होगा वो एक्चुअली क्या होगा, मिनिमम ऑफ R1 R2 होगा, यानी कि वो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसके बराबर या उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद यहां से एक चीज और निकल कर आती है, यहीं से अगर आप देखें तो जो रैंक ऑफ ए बी है दोस्तों, आप यहां से साफ साफ निकाल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए बी है एक्चुअली लेस देन इक्वल्स टू क्या हो सकती है, रैंक ऑफ ए। ठीक है, एंड रैंक ऑफ ए बी हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू क्या होती है, रैंक ऑफ बी हो सकती है, क्योंकि आपको साफ साफ बोल रहा है कि इन दोनों में से मिनिमम है, तो इन दोनों में से मिनिमम रैंक ऑफ ए बी हो सकती है, रैंक ऑफ बी हो सकती है। तो यानी कि जो रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। यहां से दोस्तों ये रूल निकल कर आ जाता है अगर आप यहां से क्लियरली चेक करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो रैंक ऑफ ए होती है वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। क्यों होती है बराबर, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो रैंक होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है, डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करती है। अगर वो डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करती है तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो अगर आप रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली यहां से एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि जो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज है वो रैंक ऑफ ए के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको भी आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि यानी कि आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया तो वो क्या होता है दोस्तों, रैंक ऑफ ए के बराबर ही होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कि आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ए की पावर थीटा, ठीक है, इज अ ए की पावर थीटा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांजुकेट, याद है, तो ट्रांजुकेट, ठीक है, मतलब कि
आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, फिर उसके बाद उसका क्या कर देना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो ए की पावर थीटा क्या कहलाती है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो रैंक ऑफ ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होती है वो भी रैंक ऑफ ए के बराबर होती है। ठीक है, वो भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिमिलरली आप यहां से निकाल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इंटू ए थीटा एक्चुअली क्या होता है, रैंक ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ का रूल है ऐसे ही दोस्तों आपका ये रूल भी है। ठीक है, और बिल्कुल आप इन सब रूल को याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है कि मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रैंक ऑफ ए है इट शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ठीक है, तो यहां से क्लियरली जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया तो रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल्स टू m हो सकती है, रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल्स टू n हो सकती है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां पर मैं लिखते हुए चले जा रहा हूं, आप बिल्कुल इनको याद रखेंगे। देखिए एक और प्रॉपर्टीज है, चलिए अब अगली प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैन नॉट बी वन, कैन नॉट बी वन। देखिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है कि जब हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस ऑफ ए के बराबर आता है। तो ध्यान रखना कि जो ऐसी मैट्रिक्स है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या होता है, ए आई जे बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। अगर आप आई और जे इक्वल रख दे तो आई आई बराबर होता है माइनस ऑफ ए आई आई। तो उस केस में ट्वाइस ऑफ ए आई आई बराबर क्या हो जाता है, 0। तो इट सिंपली मींस दैट ए आई आई बराबर 0। यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है दोस्तों उसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो अब जब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स निकालेंगे तो वहां पर दोस्तों जब आप, यानी कि अगर ऑर्डर 1 होना है तो उस केस में आपका क्या होगा भाई, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। तो अब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जब 0 है तो इसका ऑर्डर कभी भी दोस्तों 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा 1 के बराबर कभी नहीं हो सकती, मतलब कि कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि लास्ट इसके प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि हमारे पास ए एंड बी मान लेते हैं दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और मान लेते हैं इनका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है। ठीक है, तो देन रैंक ऑफ a इंटू बी, रैंक ऑफ a इंटू बी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b माइनस n। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए अभी मैं आपको इनके प्रूफ नहीं बता रहा हूं, आपको प्रूफ इनके जानने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपको याद रखनी है, इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रूफ करके भी इनको कोई ज्यादा फायदा है नहीं। तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, ए और बी, ए का भी ऑर्डर n क्रॉस n है, बी का ऑर्डर भी n क्रॉस n है। तो रैंक ऑफ ए बी एक्चुअली क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n के बराबर होता है। तो यहां से तो आपको आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में और फिर इसके क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, लीनियर का मतलब है कि सबकी पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। एक्स वाई जेड की पावर में अगर हम बात करेंगे तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x + 3 = 0। ठीक है, x + 3 = 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है भाई, x - 3 हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों आप हमारे पास एक इक्वेशन आ गई भाई x + y = 6। ठीक है, इस समय पर यहाँ पर तो दोस्तों हमारे पास क्या था, एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन विद अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन इसका चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक और इक्वेशन की आवश्यकता होगी जिससे कि हम क्या कर सके,
एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। तो मैं इस तरह से लिख देता हूं। अब दोस्तों ये मिलके क्या बनाएगा, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। अब दोस्तों अगर आप यहां से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो x y z की क्या हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक और इक्वेशन कर दी, लिख दी यहां पर, ठीक है, बराबर 7 लिख देता हूं। तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन फिर से आएगा, लेकिन अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं एक और इक्वेशन यहां पर लिख सकता हूं, ये, ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जहां पर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो वो आपस में मिलके जो लीनियर इक्वेशंस है, जो मिलकर आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाती है, ठीक है। तो यहां पर इसका ऑर्डर, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो ये एक्चुअली क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, जो दोस्तों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन हम निकालना सीखेंगे। अब इसके लिए अलग अलग मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है, रैंक मेथड है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम दोस्तों इसके कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसके कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास m लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, m लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, और हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, यानी कि x1 x2 से लेकर xn। जैसे कि वहां पर 3 वेरिएबल थे, x y z थे, और हमारे पास 2 इक्वेशन थी या 3 इक्वेशन थी या 4 इक्वेशन थी, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे पास क्या है, m लीनियर इक्वेशन है और हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a11 x1 प्लस a12 x2 से लेकर के आ जाएगा a1n xn बराबर आ गया b1, ठीक है। सिमिलरली a21 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन a2n xn बराबर हो जाएगा b2, ठीक है। और इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। इसको हम लिख देंगे am1 x1 am2 x2 से लेकर चलता रहेगा amn xn बराबर हो गया bn, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है, ये आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब दोस्तों हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, a11 a12 से लेकर a1n, यानी कि हम इसको दोस्तों एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए a21 a22 से लेकर हो गया a2n, और यहां पर आ जाएगा am1 am2 से लेकर amn, ठीक है, इनटू x1 x2 से लेकर xn बराबर आ गया b1 b2 से लेके bn। इस तरह की फॉर्म में दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और ये दोस्तों आपकी क्या है, m क्रॉस n है। तो ये ऑफ कोर्स क्या होगी, n तो होना ही होना चाहिए, यहाँ पर n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आप m क्रॉस n इंटू n क्रॉस 1 करेंगे तो एक्चुअली आपके पास क्या आएगा दोस्तों, कौन सी वाली मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो n है वो एनवेलप हो जाएगा। तो एक्चुअली आपके पास दोस्तों कौन सी मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स, यानी कि इसके इक्वल में, ठीक है। तो m क्रॉस 1 की आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये m होगा, ठीक है, यहां पर शायद मैंने गलती से n लिख दिया, m होगा, ठीक है। तो b1 b2 से लेके bn, क्योंकि क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि m क्रॉस n और ये है आपकी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो जब मल्टीप्लाई करके आएगी तो वो कौन सी आएगी, m क्रॉस n की, क्योंकि m क्रॉस n इंटू n क्रॉस 1 करते हैं ना, तो ये बीच में एनवेलप हो जाता है, तो m क्रॉस 1 के बराबर ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आप। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। तो एक्चुअली क्या आ गया दोस्तों, इसको हम ax बराबर b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों जो शुरुआत होती है वो होती है क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी की, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट और कर देते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। देखिए दो तरह की होती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक में यहां पर नॉन जीरो होते हैं, साफ साफ b1 b2 bn देख रहे हैं, यानी कि ax बराबर b, एक तो ये फॉर्म हो गई। दूसरी जो फॉर्म हो सकती है दोस्तों वो होती है ax बराबर 0 वाली, कि यहां पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक हो गया। तो इस पहले वाले को दोस्तों बोला जाता है नॉन होमोजीनियस,
ठीक है, क्या बोला जाता है, नॉन होमोजीनियस, और इस वाले को बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो आज हम दोस्तों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, चाहे वो नॉन होमोजीनियस है चाहे होमोजीनियस, दोनों के क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास नॉन होमोजीनियस वाला, यानी कि वो केस में हमारे पास क्या रहेगा, ax बराबर b रहेगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना कि हमारे पास m लीनियर इक्वेशन है और n वेरिएबल है। ठीक है, m हमारे पास इक्वेशन है और n क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, एन एम हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है और एन वेरिएबल है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का सीधा मतलब है दोस्तों इसके सॉल्यूशन से, यानी कि जो x की जो वैल्यू आएगी ना, जो आपके पास n वेरिएबल है, कौन है, x1 x2 से लेकर जो xn आपके पास वेरिएबल है, उसका सीधा सीधा मतलब है कंसिस्टेंसी से। अगर दोस्तों x1 x2 से लेकर xn की वैल्यू आ सकती है, ठीक है, अब वो यूनिक भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो इसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, देखिए पहले हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स मेथड की मदद से इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि यहां पर ये चीज क्लियरली हो जाती है कि भाई जो a है अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ax बराबर b है, तो मैं काम कर देता हूं, उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ax बराबर a इनवर्स b, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इनवर्स इंटू a x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। तो सिंपली हम a इनवर्स इंटू a को क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि अगर a एक आपकी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर जब डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात आएगी तो इस केस में दोस्तों ये आपकी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की यहां पर बात हो रही है। यहां पर जो a है वो आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी जाके दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट निकल पाएगा, यानी कि सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी पता चल पाएगी। ठीक है, ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो केस चल रहा है ऑर्डर n का चल रहा है, ए आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो यूनिक होगी। ठीक है, और ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक हो गया, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहां से आपको चीज क्लियर होगी होगी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो x बराबर a इनवर्स b की मदद से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और जो ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो 0 के बराबर आ जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है, 0 के बराबर आ जाए। तो इस केस में दोस्तों आप क्या चेक करेंगे, इस केस में आप चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैं आपको निकालना बता चुका हूं और बी की वैल्यू यहां पर है दोस्तों। अगर ये भी 0 आ जाता है, अगर ये भी 0 आ जाता है तो भी सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तब भी इस सिस्टम में सॉल्यूशन होगा, लेकिन कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे पहला क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आप ax बराबर b चेक करेंगे। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि नॉन सिंगुलर आता है, तो इस केस में आप x बराबर a इनवर्स b निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0 आ गया, यानी कि a सिंगुलर आ गई, तो उस केस में आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू b चेक करेंगे। अगर वो भी 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दोनों केस में सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग है। एक में यूनिक सॉल्यूशन है, एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू होंगी जो कि उस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि एक्स वाई जेड जो भी आपके पास वेरिएबल है उनकी यूनिक वैल्यू होगी जो कि उस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर नॉट 0 आ गया, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर नहीं आता है। तो इस केस में जो सिस्टम है दोस्तों वो क्या बन जाएगा,
इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक इक्वेशन है Ax बराबर बी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि A सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका सिस्टम का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। जो यूनिक सॉल्यूशन होगा आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों वो सिंगुलर है तो दो केस आएंगे। सिंगुलर के केस में क्या आएंगे, दो केस आएंगे। एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी चेक करेंगे, अगर वो बराबर 0 आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे लेकिन सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये सिंगुलर है लेकिन एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, यानी कि सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब अगला क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब दोस्तों अगला जो क्राइटेरिया है वो है, हमें चेक करना है कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भाई होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के केस में क्या होगा भाई, होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि Ax बराबर क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स, यानी कि Ax बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि इस केस में क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है आप ये मान के चलिए कि इस तरह की होती है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0, इस तरह की बन सकती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या ये इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं, आप बताइए क्या ये इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। होमोजीनियस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होते, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा एक सॉल्यूशन रहता है कि x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x y z की जगह पे 0 रख दो तो एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। पहले तो आप ये याद रखेंगे, कंसिस्टेंट रहती है। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बाइफरकेट करना है कि कंसिस्टेंसी किस तरह की है। हो सकता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भाई कंसिस्टेंसी के भी दो पार्ट है। एक है भाई या तो फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में या तो फाइनाइट सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं है होमोजीनियस में। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले Ax बराबर 0 है तो हम चेक करेंगे कि भाई A सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर आता है, अगर ये नॉन सिंगुलर आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा बताइए, A इनवर्स 0, तो यहां से A इनवर्स A एसोसिएटिव लॉ ये हो जाएगा भाई 0। ठीक है, और ये I के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जो भी आपके पास x1 x2 से लेकर x2 से लेकर xn है वो किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस केस में ये क्या इंडिकेट करता है, इस केस में ये इंडिकेट करता है कि भैया जो सिस्टम है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई सबकी वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है भाई, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन तो मैंने हमेशा बोला है कि वो होमोजीनियस इक्वेशन में रहता है कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से क्लियरली हो जाता है कि अगर एक्स बराबर 0 है तो भाई एक्स बराबर आपका 0 है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आता है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर का केस तो आप समझ गए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई a क्या हो जाए, ax बराबर 0 है, तो उस केस में क्या हो जाए कि भाई जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि भाई यार नो सॉल्यूशन का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो भाई अगर आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी चेक करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, बी तो यहाँ पर क्या है, ऑफ कोर्स 0 है, तो एडजॉइंट ऑफ a तो इंटू बी तो 0 आना ही आना है, तो उसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर आप देखें तो भाई वहां पर क्या था कि भाई एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हम चेक कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो b था दोस्तों वो नॉन जीरो था। ठीक है, तो उस केस में अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बराबर 0 आ गया तो क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था। यहाँ पर तो श्योर है कि भैया जो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी है वो 0 आना है, क्योंकि भाई जो b वाली जो ये वाली जो मैट्रिक्स है दोस्तों वो तो आपकी 0 है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि भाई या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सिंपली आपको जब होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है तो आपको ये चेक करना है कि भाई जो ax बराबर 0 है तो उसमें क्या है, अगर a सिंगुलर है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर a नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा भाई, एक्स वाई जेड बराबर 0।
ठीक हो गया। लेकिन अगर ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी तब दोस्तों आपको ax बराबर b है वो चेक करना पड़ेगा। ax बराबर b में अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये बराबर 0 है तब आपके दोस्तों दो केस बनेंगे क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी में। अगर ये बराबर 0 है तो आपको एडजेंट ऑफ ए बी इंटू बी बराबर 0 चेक करना पड़ेगा। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यानी कि वहां पर क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है। तो भाई इनकंसिस्टेंसी वहां पर आ सकती है। ठीक हो गया। तो ये था दोस्तों सिस्टम ऑफ इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। आई होप कि आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में काफी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी और इनसे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर आते हैं। आपको एमसीक्यू में ज्यादातर आपसे क्या होंगे, ऑप्शन बना के दे देंगे, आपसे क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ लिया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एथिकल नॉलेज लेनी है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे क्या हो सकता है, अगर वैसे होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, इस पर आधारित एमसीक्यू भी आपको आगे करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारा फोकस है कि आपको टॉपिक अच्छे से करवाए जाए, क्योंकि टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो फिर आप कोई भी एमसीक्यू आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।